दोस्तों, डकैत शब्द सुनते ही घोड़े की लगाम थामे किसी क्रूर इंसान की छवि हमारे दिमाग में बनती है। कुल बॉलीवुड की फिल्मों को देखा ही है, जिसमें जो डकैत की फिल्म होती है उसमें जो डकैत होता है उसके पास लूट की अटूट दौलत होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि वह खूब शराब पीता है, डांसरों से डांस करवाता है, यानी फुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। बाकी कई डकैत कुछ ऐसी छवि के भी रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही डकैत की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसकी धमक मात्र से न केवल आम जनता बल्कि पुलिस प्रशासन के भी पांव फूल जाते थे। जब उस डकैत को अपनी डकैती कर्म को लेकर पश्चाताप हुई तो उसने खुद से बंदूक छोड़ने का फैसला कर लिया था। सोचने वाली बात यह है कि बंदूक छोड़ने के बाद उसकी हालत दान में 10 रुपए देने की भी नहीं रह गई। जी हाँ दोस्तों, कहानी है चंबल के खूंखार डकैत पंडित लोकमन उर्फ लुक्का की। पंडित लोकमन विख्यात डकैत मानसिंह दल में सेनापति की तरह काम करता था। बात सन 1955 की है, जब मानसिंह की तबीयत खराब हो गई थी तो मानसिंह ने लोकमन को डकैत गैंग का सरदार घोषित कर दिया गया था। लोकमन पैसे से डकैत जरूर था, लेकिन भीतर से वह बहुत ही भावुक और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। कई सालों तक डकैती के धंधे में रहने के बाद उन्हें सबसे नफरत होने लगी थी। इसका नतीजा यह था कि एक शाम उसने अपने गैंग के सदस्यों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि वह अब कभी भी डाका नहीं डालेगा। इस पर गैंग के दूसरे सदस्यों ने लोकमन से कहा कि सरदार, अगर आप डाका नहीं डालोगे तो खाओगे क्या? इस पर डाकू लोकमन ने कहा कि शेर का शिकार कर हम उसकी खाल बेचेंगे। उससे काम नहीं चलेगा तो फिर किसी के घर में जाकर उससे कह देंगे कि हमें खाना खिला दो। लोकमन की ओर से गैंग के सदस्यों के साथ हुई इस मीटिंग की बात चंबल के बिहाड़ों में आग की तरह फैल गई। चंबल के इलाके में उधर एक साधु रहता था। उसको भी यह बात पता चल जाती है कि डाकू लोकमन अब बंदूक छोड़कर नेक रास्ते पर आना चाहता है। ये खबर सुनते ही वह डाकू लोकमन से मिलने पहुंच जाता है। मुलाकात के दौरान साधु कहता है कि डकैत लोकमन, अब आप हिंसा का रास्ता छोड़ ही चुके हैं तो एक मंदिर के निर्माण के लिए कम से कम 20,000 रुपया चंदा दे दीजिए। साधु को लगा कि लोकमन इतना बड़ा डकैत था तो उसके लिए 20,000 रुपये क्या बात होगी। डाकू लोकमन ने उसे साधु को चंदा में केवल 10 रुपये दिए। 10 रुपये देते हुए डाकू लोकमन ने कहा कि साधु बाबा, इससे आप अपने लिए लंगोटी खरीद लीजिएगा। इतना ही नहीं, डाकू लोकमन ने उस साधु से यह भी कहा, भले ये मंदिर निर्माण की बात है लेकिन कभी वह दोबारा डकैती नहीं करेगा। दोस्तों, साल 1955 से 1960 तक लोकमन का आतंक चरम पर था। पूरे चंबल में लोग लोकमन के नाम मात्र से थर थर कांपते थे। एक दिन की बात है कि डाकू लोकमन किसी शहर में पैदल जा रहा था, तभी उसके पीछे से एक ऑटो आ रहा था और उसकी टक्कर हो जाती है। दोनों के बीच बातचीत होती है और यह बातचीत बहुत बढ़ जाती है। रिक्शा वाला डाकू लोकमन को एक लात मार देता है और लात मारकर आगे बढ़ जाता है। डाकू लोकमन की मजबूरी थी कि वह रिक्शे वाले को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि जैसे ही अगर वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता तो लोग उसे पहचान जाते कि ये तो डाकू लोकमन है और पुलिस के हवाले कर देते। रिक्शे वाले से लात खाने की बात लोकमन के मन में घर कर गई। उसे एहसास हुआ कि शायद उसके बुरे कर्मों के कारण ही उसको एक रिक्शा वाले ने लात मारी है, और इस घटना के बाद डाकू लोकमन धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। डाकू लोकमन का जीवन बहुत ही दुखदायी रहा। कहते हैं ना, जो दूसरों को दुख देता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। न जाने डाकू लोकमन ने कितने परिवारों की जिंदगी बर्बाद की होगी, इसलिए उसकी लाइफ भी बहुत ही दुखदायी रही। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सतीश कैंसर के कारण चल बसा। छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। दोनों बेटों की मौत से डाकू लुक्का अंदर से बहुत टूट चुका था। उसके बाद डाकू लोकमन ने 1960 में आचार्य विनोबा भावे के सामने बंदूक छोड़कर जुर्म की सजा काटने का फैसला कर लिया था और उन्हें फॉलो भी किया था। डाकू लोकमन ने एक अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा था
कि आज़ादी के पहले उनके गैंग ने अंग्रेजों को खूब परेशान किया था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब लोकमान उर्फ लुक्का समेत तमाम गैंग के डकैतों ने खुशियां मनाई थी। आखिरकार विनोबा भावे के प्रयास से लोकमान समेत चंबल के कई डकैतों ने सरेंडर कर दिया और उम्र कैद की सजा काटकर फैमिली के साथ जीवन बसर करने चले गए थे। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।